नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, यानी हम आदेशात्मक वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस में रूपांतरण करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य होते क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दरअसल में वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी से कोई आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट किया करते हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे पेन दो, तो या तो मैं आपको कोई आदेश दे रहा हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई विनती कर रहा हूं। ये सब इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि मेरे बोलने का तरीका कैसा है। Imperative sentence are those in which we either order someone, advise someone, or request for something for someone. If I say give me a pen, then either I am ordering you to give me the pen, or it's possible that I am requesting you to do the same. It all depend on the tone of my voice. अब हम देखते हैं आदेशात्मक वाक्यों में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो इसके दो स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। यदि सिंपल है वाक्य तो आप पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यदि नेगेटिव है वाक्य, किसी चीज़ को करने से रोका जा रहा है, तो आप दूसरा वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। लेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और जब नेगेटिव रहेगा, मतलब किसी काम को करने से रोका जा रहा है, इस प्रकार का आदेशात्मक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तब हम डोंट लगाएंगे, लेट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसको इस रूप में भी स्ट्रक्चर को लिया जा सकता है। दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। लेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, जैसे कि राम, सीता इत्यादि नाउन है, और या फिर सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि मी, हिम, हर, अस, देम इत्यादि। हम कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण ले लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश में होते किस प्रकार से हैं। थोड़ा सा हमें मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। मुझे जाने दो, लेट मी गो। रोहित को खेलने दो, लेट रोहित प्ले। बच्चों को पार्क जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क। उसे मत आने दो, लेट हिम नॉट कम। पापा को मत जाने दो, लेट डैड नॉट गो। तो आप देखेंगे किस प्रकार से यूज ऑफ लेट का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हुए वाक्यों को बनाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डू। इसका मतलब होता है करो। तो यदि वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया हो, यदि वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया हो, तब हमें किस रूप में वाक्य को बनाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। जैसे यहाँ पर करने के लिए कहा गया है राम के साथ जाओ, तो हम बोलेंगे गो विद राम। पार्क में आओ, कम एट द पार्क। इसी प्रकार से यहाँ पर पैसिव वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजिंग लेट का इस्तेमाल करते हुए कुछ आदेशात्मक वाक्य बनाए गए हैं। वहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही रूपों को लिया गया है, और देखते हैं किस किस रूप में परिवर्तन होते हैं। तो एक एक करके हम एक एक वाक्य को रीड आउट करते हैं। रेस्पेक्ट द एल्डर, लेट द एल्डर बी रेस्पेक्टेड। तो आप हर वाक्य में देखेंगे दो चीज़ें जरूर आती हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। इस बात को ध्यान रखना है कि बनाया जाने वाला वाक्य इम्पेरेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, या तो वो सिंपल हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। तीसरी बात, आपने लेट के साथ में बी का भी इस्तेमाल करना होता है। चौथी बात, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो जैसे हम इस स्क्रीन को, इस लिस्ट को रीड आउट करेंगे, आप नॉर्मली समझ जाएंगे कि वाक्य कैसे बन रहे हैं। आप एक एक करके वाक्य को समझें। रेस्पेक्ट द एल्डर, तो पैसिव वॉइस बना लेट द एल्डर बी रेस्पेक्टेड। फिनिश द टास्क, पैसिव वॉइस बना लेट द टास्क बी फिनिश्ड। डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। वॉश द शर्ट, लेट द शर्ट बी वॉश्ड। रिपेयर योर कैमरा,
लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड, हेल्प द चिल्ड्रन, लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प्ड, थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन, कलेक्ट नाइस बुक्स, लेट नाइस बुक्स बी कलेक्टेड। तो कुल मिलाकर आप अगर सारे ही वाक्यों में देखें तो आप समझ गए होंगे कि एक ही जैसे रूल सारे ही वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले हमारा लेट आ गया है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया है, फिर हमने अपना बी का इस्तेमाल कर लिया है। हमारी क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सभी में इस्तेमाल की गई है, जैसे रेस्पेक्टेड है, फिनिश्ड है, वेस्टेड है, वॉश्ड है, रिपेयर्ड है। इस प्रकार से हम देखेंगे सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज काइंडली डू यानी कृपया करो। जिन वाक्यों में इस प्रकार का भाव हो, अगर वाक्य में कुछ करने के लिए कहा गया हो या रिक्वेस्ट करते हुए वाक्य कहे गए हों, तब किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इफ इट इज सेड टू डू समथिंग इन द सेंटेंस बट विद रिक्वेस्ट, प्लीज या काइंडली, आप समझते हैं प्लीज या काइंडली करके कुछ वाक्य होते हैं, उनको जब हम बनाते हैं तब क्या करना होता है। तो जब हम प्लीज या काइंडली करते हुए वाक्य बनाएंगे तो वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था आएगी और फिर ऑब्जेक्ट को लगा दिया जाएगा। जैसे आप दो उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, प्लीज बच्चों से मिलो, प्लीज मीट द चिल्ड्रन, और प्लीज मुझे बताओ, काइंडली टेल मी। तो एक प्लीज का वाक्य है, एक काइंडली का वाक्य है, दोनों में ही वाक्य में एक रिक्वेस्ट करते हुए भाव प्रदर्शित होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज डू यानी हमेशा करो। इस प्रकार के वाक्य जिसमें हमेशा करो का भाव हो, अगर वाक्य में कुछ हमेशा करने के लिए कहा गया हो, इफ इट इज सेड टू ऑलवेज डू समथिंग इन द सेंटेंस, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें ऑलवेज लगाना है वाक्य में। क्रिया की पहली अवस्था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण हम ले लेते हैं। हमेशा सच बोलो, इंग्लिश में बोलेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और जब हम बोलेंगे हमेशा बड़ों को इज्जत दो तो बोलेंगे इंग्लिश में ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों ही वाक्यों में लगाई गई है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। डोंट, इसका हिंदी में मतलब होता है मत करो, यानी जब कभी भी वाक्य में इस प्रकार का भाव हो, किसी भी काम को करने से मना कर दिया गया हो, तब हमें डोंट का इस्तेमाल करना होता है। इफ इट इज सैड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, यानी डोंट लगाना है, फिर क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। जैसे हम वाक्य के दो उदाहरण यहाँ पर भी लेते हैं। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, और हम बोलते हैं बॉबी को मत डांटो, डोंट स्कॉल्ड बॉबी। नेवर डू यानी नेवर आप समझते ही हैं, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब होता है कभी नहीं, यानी जब कभी भी किसी भी काम को कभी नहीं करने के लिए बोला जाए, कभी मत करने के लिए बोला जाए, तब हमें नेवर लगाना होता है। और जब कभी भी नेवर आता है तो हमें और कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होता है, केवल और केवल नेवर का इस्तेमाल करना होता है। इफ इट इज सैड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, जब भी नेवर आएगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। यहाँ पर दो उदाहरण इसके भी लिए गए हैं। गरीबों को मत सताओ, नेवर बोदर द पुअर, नेवर बोदर द पुअर, और कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। तो दोनों ही वाक्यों में आप देखेंगे किस प्रकार से नेवर का इस्तेमाल किया गया है, और जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। An imperative sentence is changed from active to passive voice according to a message contained in the sentence. For this purpose, words used are as follows. तो यानी जब कभी भी imperative sentence को बदला जाएगा, एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, तो ये सेंटेंस में किस प्रकार का भाव है उसी के अनुसार कुछ शब्दों का हमें चुनाव करना पड़ता है। अब भाव के अनुसार कौन कौन से शब्दों का हमें चुनाव करना है, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस स्क्रीन पर बताई गई हैं, इसे आप ध्यान से समझें। जैसे इफ इट कंटेन्स एन ऑर्डर और कमांड, यदि भाव हमारा वाक्य के अंदर है, कोई कमांड दी गई है, कोई ऑर्डर दिया गया है, तो आपने पैसिव बनाते समय लिखना है यू आर ऑर्डर टू और यू आर कमांडेड टू। इसी प्रकार से यदि भाव है इफ इट इज कंटेन ए रिक्वेस्ट, यदि हमारा भाव है कोई प्रार्थना वाला, तब आपने लिखना है
यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि हमारा भाव है इफ़ इट कंटेन्स एन एडवाइस, यदि हमारा भाव है सलाह देने वाला, तब आप एडवाइस का, तब आपने लिखना है यू आर एडवाइज्ड टू। और इफ इट कंटेन्स अ नेगेटिव ऑर्डर, यदि यह किसी प्रकार का नकारात्मक आदेश हो तो फिर हम बोलेंगे यू आर फॉरबिडन, यानी जब कभी किसी काम को करने से रोका जा रहा हो तब आपने ये शब्द इस्तेमाल करने हैं, यू आर फॉरबिडन टू। इफ इट कंटेन्स लेटस, यदि लेटस यानी आओ करें, इस चीज को करें, तो इट इज सजेस्ट दैट वी शुड और इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों में से किसी एक का चुनाव कर लेना है, या तो ऊपर की लाइन लिख देंगे या फिर नीचे वाली लाइन लिख देनी होती है। इट इज टाइम टू, अब ये हो गया वर्ब फर्स्ट फ्रॉम, तो वर्ब की क्रिया की पहली अवस्था का इस्तेमाल करना है इस प्रकार के भाव वाले वाक्य में कि ये इस चीज का समय हो गया है। तो इट इज टाइम फॉर, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर टू लगाना है या फिर ये बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने करना होता है। तो इस स्क्रीन के माध्यम से थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखना होता है कि हमने दिए गए एक्टिव वॉइस के वाक्य में किस प्रकार का भाव है, वो कमांड वाला है, रिक्वेस्ट वाला है, एडवाइस वाला है, नेगेटिव ऑर्डर वाला है, या कुछ आगे मिलके साथ करने वाला है, हैं तो किस प्रकार का भाव है, यानी आदेश का है, प्रार्थना का है, सलाह का है, नकारात्मक आदेशों वाला है, किस प्रकार का भाव है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ शब्दों को लगाना होता है, कुछ वाक्यों को लिखना होता है, जैसा इस स्क्रीन पर बताया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे लीव द रूम एट वंस, तो हम इस रूप में बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम एट वंस, जैसा हमने बताया। अब जो हमने पीछे स्क्रीन पर बताया है कि किस प्रकार का भाव है, यहाँ पर एक आदेश दिया गया है, तो इसीलिए हमने उसे पैसिव बनाते समय इस रूप में लिख देना है यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम एट वंस, या फिर हम कहेंगे लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस। दूसरा जो वाक्य है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो आप देखेंगे ये क्या है, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या फिर हम इसे इस रूप में कहेंगे और लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी। तो जो दूसरा वाला वाक्य है वो एक तरह की प्रार्थना प्रकट करता है, जबकि जो पहला वाला वाक्य है वो एक तरह का आदेश प्रकट करता है। तो जैसा वाक्य का भाव रहेगा उसी प्रकार से हमें शब्दों का चुनाव करना होता है। गो टू द मार्केट इमीडिएटली, आप ध्यान दें, गो टू द मार्केट इमीडिएटली, तो ये क्या है कि तुरंत बाजार जाओ, ये क्या है, ये एक आदेश है। तो यू आर ऑर्डर, आप देखेंगे हमने बताया जिस प्रकार का भाव रहेगा उसी प्रकार के शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पर वाक्य में दिया गया है यू आर ऑर्डर, तो हमने बोला यू आर ऑर्डर टू गो टू द मार्केट इमीडिएटली। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो आप देखेंगे ये क्या है, प्लीज यानी एक रिक्वेस्ट है, तो आपने इस्तेमाल करने हैं शब्दों को यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस प्रकार से वाक्य बनाने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज टेक पिटी ऑन हिम, प्लीज टेक पिटी ऑन हिम, दया का भाव है, तो यहाँ पर हमने वही यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है, टेक पिटी ऑन हिम। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं प्लीज कीप दिस बुक ऑन द टेबल, तो ये क्या है, यह एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, तो इसके लिए हमने बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप दिस बुक ऑन द टेबल। या फिर हम बनाएं डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, अब बेयर फुटेड नंगे पैर मत घूमो, तो इसका मतलब आप समझे किसी चीज को करने से रोका जा रहा है, तो जब किसी चीज को करने से रोका जाएगा तब आपने इस्तेमाल करना है फॉरबिडन। जब कभी किसी चीज को करने से रोका जाएगा तो आपने वर्ड इस्तेमाल करना है फॉरबिडन, तो यू आर फॉरबिडन टू वॉक बेयर फुटेड। इसी प्रकार से वाक्य है इट इज टाइम टू रिवाइज द लेसन, तो इट इज टाइम फॉर द लेसन टू बी रिवाइज, इस रूप में वाक्य बना दिया जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं डू नॉट स्टैंड ऑन टेबल, तो आप देखेंगे जब मैंने बताया किसी भी चीज को करने से रोका जाएगा तो आपने फॉरबिडन शब्द का इस्तेमाल करना होता है, तो यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड ऑन टेबल। इसी प्रकार से प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो ये क्या है, मुझे तंग मत करो, ये एक प्रार्थना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। प्लीज डू नॉट ईट रॉ फ्रूट्स, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट रॉ फ्रूट्स। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार का भाव रहेगा उसी प्रकार से आपने शब्दों का चुनाव करते हुए
वाक्य को बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज टाइम टू से प्रेयर्स। तो क्या है ये भाव, किस प्रकार का टाइम है? इट इज टाइम, ये समय है, फॉर प्रेयर्स टू बी सैड। तो हम देखेंगे यह प्रेयर करने का समय है, तो उसी के लिए हमने बताया इट इज टाइम का इस्तेमाल करना होता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यू आर एडवाइज्ड, तुम ये हमेशा सच बोलो, ये दरअसल में एक सलाह है, और इस सलाह के लिए हमने इस्तेमाल करना है इन शब्दों का, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसी प्रकार नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो इसका क्या भाव है? यू आर एडवाइज नेवर टू टेल ए लाई। आपको सलाह दी गई है कि कभी भी झूठ मत बोलो। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू आर एडवाइज टू ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो कुल मिलाकर चारों ही वाक्यों के स्क्रीन पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार का भाव बताया गया है उसी प्रकार के शब्दों का चयन करते हुए आपने इंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। लीव द रूम प्लीज। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव द रूम। इट इज टाइम टू स्टार्ट द वर्क। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या यू आर रिक्वेस्टेड टू फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो कुल मिलाकर यहाँ भी वही बात है, जिस प्रकार का भाव वाक्य में बताया गया है उसी अनुसार आपने वाक्य बनाने होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और एग्जाम्पल है रेस्पेक्ट योर बेटर्स। तो लेट योर बेटर्स बी रेस्पेक्टेड। अब ये लेट वाले वाक्य आ चुके हैं, इनको ध्यान से देखना है। स्टार्ट योर वर्क नाउ, लेट योर वर्क बी स्टार्टेड नाउ। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। तो आप देखेंगे लेट का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हमें इंपैरेटिव वाक्य बनाने होते हैं। तो सबसे पहले लेट आएगा और सभी वाक्यों में बी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। डू नॉट इंसल्ट द बैगर। तो लेट द बैगर नॉट बी इंसल्टेड। तो देखेंगे यहाँ पर भी वही है कि लेट से वाक्य की शुरुआत की जाएगी, नॉट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये नेगेटिव है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और वाक्य में बी का भी इस्तेमाल किया गया है। लेट द बैगर नॉट बी इंसल्टेड। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी लेट से इस्तेमाल हुआ है, पेरेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल किया गया है, बी का इस्तेमाल किया गया है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। माइंड योर ऑन बिजनेस। आपने कई बार ये सुना होगा, अपने काम से काम रखो। लेट योर ऑन बिजनेस बी माइंडेड। तो इस रूप में वाक्य बनाया जाता है, लेट से वाक्य की शुरुआत होती है, और बी का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर भी करना होता है। और आगे बढ़ते हैं। क्लीन द फ्लोर इमीडिएटली। क्लीन द फ्लोर इमीडिएटली, ये क्या है? डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। दूसरों के साथ कमियां मत देखो। सेंड दिस मैसेज टू हिम, प्लीज स्पीक ए बिट लाउडली, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द रोड वाइल वॉकिंग। तो कुल मिलाकर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने स्वयं बनाकर देखना है, और ये निर्धारित करना है कि इन वाक्यों में किस प्रकार का भाव दिया गया है, और जब आप उसे लेट का इस्तेमाल करते हुए या इंपैरेटिव वाक्यों में आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं।